आपको कुछ कहानियां सुननी होंगी ताकि वे दोहराई न जाएं, जैसे कि आपातकाल। और आपको कुछ कहानियां सुननी होंगी ताकि वे जरूरत पड़ने पर दोहराई जाएं, जैसे कि आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई। साल 1971 इंदिरा गांधी रायबरेली से प्रतिद्वंदी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी समाजवादी नेता राजनारायण को हराकर तीसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनी। इसी साल भारत ने पाकिस्तान से सीधी जंग लड़कर बांग्लादेश को आजाद करवाया। इसी बीच राजनारायण ने इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। देश पर बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध से आर्थिक बोझ पहले ही बढ़ गया था, ऊपर से देश में महंगाई भी बढ़ती ही जा रही थी। प्रख्यात समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण इसी मुद्दे पर इंदिरा गांधी की कार्यशैली के सख्त विरोध में थे। अब उन्होंने खुलकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। महंगाई से उबरने के लिए प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं में दी जाने वाली रियायतों में कटौती शुरू कर दी। गुजरात में भी गेहूं के कोटे में भारी कटौती की गई, जिसके कारण गुजरात में खाने पीने की वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे। जनता में असंतोष बढ़ने लगा। सन 1973 मोरबी के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस के बिल के खिलाफ कैंपस में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्सा नवनिर्माण आंदोलन में बदला। लगभग इसी दौरान जबकि गुजरात और देश आंदोलित था, तब एक युवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सेवा करने के साथ साथ छात्र आंदोलन का मार्गदर्शन भी कर रहा था। ये युवा थे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उस समय भी उन्होंने जो नेतृत्व प्रदान किया सभी युवा वर्ग को, और सरकार की जो नीति रीति थी, लोगों के अधिकार पर जो तराप था, उसके खिलाफ वो अंत तक लड़े। 10 जनवरी 1974 छात्रों द्वारा गुजरात बंद की घोषणा कर दी गई। इस दौरान अहमदाबाद और वडोदरा में बड़े पैमाने पर हिंसा और लाठीचार्ज हुआ। 25 जनवरी 1974 दूसरी राज्यव्यापी हड़ताल हुई, जिसे रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई। 60 से ज्यादा कस्बों में कर्फ्यू लगाया गया। इसका लोगों ने अपनी छतों पर चढ़कर और थाली बजाकर विरोध किया। सरकार ने आंदोलन को शांत करने के लिए सख्ती दिखाई। फायरिंग की गई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। 9 फरवरी 1974 इंदिरा गांधी के कहने पर गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल ने इस्तीफा दे दिया। 11 फरवरी 1974 छात्रों के बुलावे पर जयप्रकाश नारायण अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने इस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया। गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की मेस से उठी चिंगारी अब देश भर में फैलने लगी थी। विपक्ष के सभी नेता एकजुट होकर इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इंदिरा गांधी सरकार की कठिनाइयां निरंतर बढ़ रही थी। 8 मई 1974 सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी हड़ताल की शुरुआत हुई। रेलवे के करीब 17 लाख कर्मचारी 20 दिनों की हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल से पूरा देश थम गया। देखते ही देखते इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स भी इसमें जुड़ गए। सरकार की जड़ें हिल गईं। इसलिए सरकार ने हड़ताल की ओर सख्त रुख अपनाया। कई जगहों पर बल का प्रयोग किया, तो कई हजारों लोगों को भेड़ बकरियों की तरह जेल में ठूस दिया। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 में अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया। उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया गया।
अगले 6 सालों के लिए इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। अब इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। चौबीस जून 1975 सुप्रीम कोर्ट में जज जस्टिस कृष्ण अय्यर ने हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया और सशर्त स्टे जारी रखा, जिसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर तो बने रह सकती थीं, लेकिन उन्हें संसद में वोट देने का अधिकार नहीं था। 25 जून 1975 जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। ये लोकतंत्र है, जो लोक चाहेगा वो होगा। उनके स्वर में कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो, जनता आती है, जनता के दिल में उतर गई। अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास पर एक क्लोज डोर मीटिंग हो रही थी। मीटिंग में बंगाल के मुख्यमंत्री और बैरिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने अनुच्छेद 352 के तहत देश में आंतरिक आपातकाल लगाने की बात कही। श्रीमती गांधी ने ठीक वैसा ही किया। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की अनिवार्य मंजूरी के बिना राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को मात्र एक पत्र भेजकर आपातकाल लागू करने की अपील की। राष्ट्रपति ने बिना सवाल किए उस पर हस्ताक्षर कर दिए। सुबह होते होते देश में आपातकाल लागू हो चुका था। रातों रात विपक्ष के कई बड़े नेताओं को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 और मीसा के तहत हिरासत में ले लिया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, प्रकाश सिंह बादल, समाजवादी नेता सुरेंद्र मोहन, मोरारजी देसाई जैसे कई अन्य नेता और कार्यकर्ता जेल गए। कईयों को तो 19 महीनों तक का कठिन कारावास झेलना पड़ा। रात में ही कई अखबारों की बिजली काट दी गई ताकि अगली सुबह अखबारों का वितरण ना हो सके। ये तानाशाही का पहला संकेत था। देखिए, आपातकाल का जहां तक प्रश्न है, मैं मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का अत्यधिक काला अध्याय है। और जिस तरीके से एकाएक इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी और मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से एकदम बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था, एक दहशत का माहौल सारे देश भर में बना हुआ था। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन मैं मानता हूं कि लोकतंत्र हर भारतीय के जीन्स में बसा हुआ है। इस देश की स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था को चाहे जितना भी बड़ा जुल्म क्यों न ढाया जाए, चाहे जो कुछ भी किया जाए, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। 25 जून 1975 देश में सूर्य का उजाला नहीं, आपातकाल का स्याह अंधेरा फैला हुआ था। सुबह 8 बजे आकाशवाणी पर इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल की सूचना दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम एकता और स्थायित्व की रक्षा करें। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नए आपातकाल की घोषणा से कानून प्रिय नागरिकों के अधिकारों पर किसी प्रकार से असर नहीं पड़ेगा। अगले 21 महीनों के लिए नागरिक अधिकार छीन लिए गए। प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया। सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया। चाटुकारिता की मानसिकता ने सत्ता पक्ष को घेर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने तो इंदिरा गांधी की बराबरी भारत से कर दी। इंदिरा गांधी को न्यायालयों से बचाने के लिए संविधान में बार बार संशोधन किए गए। 27 जून 1975 राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों में जाने के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। आपातकाल में जो 75 से 77 तक चला,
जीने का अधिकार भी सरकार ने छीन लिया था। और यह बात भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सरकार आज किसी की जान भी ले ले तो उसकी रेमेडी के लिए वह अदालत में कोई नहीं जा सकता है। पूरे देश को जेल खाने में बदल दिया गया था। 30 जून 1975 आरएसएस के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस को नागपुर स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। 4 जुलाई आते आते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी अब मुख्य भूमिका में आ चुके थे। उन्होंने परिवार नियोजन के फैसले को जबरदस्ती लागू करवाया। मुख्यमंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों को नसबंदी संबंधी लक्ष्य दिए गए, जिन्हें पूरा करने की होड़ सी मच गई थी। दूसरी ओर गुजरात में अभी भी राजकीय भूचाल चालू था। गुजरात की जनता तानाशाही का खुलकर विरोध कर रही थी, संघ का साथ दे रही थी, सभाएं और रैलियां जोर पकड़ रही थीं, जिनके आयोजन में नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा। हम कुछ लोग बैठे हुए थे एक मीटिंग में। नरेंद्र भाई थे, देशमुख जी थे, शंकर सिंह वाघेला थे और मैं था। पांचों को इस ऐसी जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि भाई आप लोगों को बाहर रहना है और हमें ये साहित्य का, संगठन का, संघर्ष का, सत्याग्रह का ये सब काम करना है। दुर्भाग्य से मैं सबसे पहले पकड़ा गया। कुछ महीने के बाद शंकर सिंह गए, बाकी रहे देशमुख जी और नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई कभी भी उनकी वो किसी पुलिस में आए नहीं, लेकिन वो पूरे गुजरात में घूमते थे। केवल गुजरात नहीं, राष्ट्रीय स्तर की जो संघर्ष समिति थी, रविंद्र वर्मा और बाकी सब उनके साथ भी जुड़े हुए थे। संघ ने समस्त भारतीयों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का बीड़ा उठाया और थोड़े ही दिनों में देश भर की सभी शाखाओं से भूमिगत केंद्रीय नेतृत्व जुड़ गया। बाद की बैठकों में यह भी तय किया कि संघ के सभी स्वयंसेवक लोक संघर्ष समिति के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। लोक संघर्ष समिति को सरकार की निरंकुशता के विरोध के लिए गठित किया गया था। समिति जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में देश भर में सत्याग्रह का आयोजन कर रही थी। नानाजी देशमुख इसके महामंत्री के रूप में भूमिगत एवं प्रत्यक्ष संघर्ष के नेतृत्व और दिशा निर्देशों का दायित्व संभाल रहे थे। वहीं युवा नरेंद्र मोदी को गुजरात की लोक संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी की भूमिका सौंपी गई थी। गुजरात में कटोकटी के समय संघ के करीब सब जो प्रचारक थे उनके ऊपर तो वारंट था, इसलिए सब लोग साधारणतः भूगर्भ में थे। नरेंद्र भाई भी भूगर्भ में थे। तो उस समय गुजरात का संघ का संगठन को कार्यशील रखने के लिए हर जगह प्रयत्न हुए थे। वैसे गुजरात में भी हुआ, तो उसमें देशमुख जी, वकील साहब और लोग, नरेंद्र भाई का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। लोक संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी, ये एक ऐसी भूमिका थी जिसमें प्रचारक नरेंद्र मोदी निपुण थे। सारे बड़े नेता भूमिगत थे, तो इन कार्यों में उन्हें उत्कृष्ट संगठनात्मक और रणनीतिक क्षमता दिखाने का मौका मिला। उन्होंने इस दौरान राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के लिए बैठक, मीटिंग्स और आंदोलनों के आयोजन की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। उनका काम बहुत महत्वपूर्ण था। जनसंघ के और सब विरोध पार्टी के, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह, तो उनके साथ उनका कांस्टेंट संपर्क रहता था। और वो जब अहमदाबाद में आने वाले थे, आने थे, तो उनकी सब व्यवस्था करते थे, अंडरग्राउंड रीके। मोदी अपने युवा काल में गुप्त रूप से, परोक्ष रूप से बराबर विश्वविद्यालय में जाना, शिक्षण संस्थाओं में जाना, लोगों को इस आपातकाल के विरुद्ध जागरूक करना, लोगों को खड़े करना, यह बराबर उन्होंने अपनी तरफ से प्रयत्न किया है। युवा नरेंद्र मोदी का काम लोकतंत्र के खिलाफ सरकार के इस निरंकुश कदम के विरोध में जनमानस को तैयार करना था। पुलिस हर जगह उनकी तलाश में छापे मार रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी
वेश बदलने में निपुण थे। कभी साधु तो कभी सरदार बनकर अपना काम करते रहे। जब वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो यात्रा करते समय अधिकतर बटुक भाई नाम का इस्तेमाल किया करते थे। एक और महत्वपूर्ण कार्य नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वो था भूगर्भ पत्रिका का संपादन, प्रिंटिंग और वितरण। उस समय अहमदाबाद इसके लिए एक केंद्र बिंदु था। इसलिए यहां देश में किस समय कौन कौन से आंदोलन चल रहे हैं, कहां किस जगह पर क्या गतिविधि चल रही है, इस बात की जानकारी दिल्ली से उपलब्ध करवाई जाती थी। साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से संघ के कार्यकर्ता उन्हें फोन से जानकारी उपलब्ध करवाते थे। नरेंद्र मोदी सारी जानकारी को एकत्र और संकलित कर प्रिंटिंग के लिए भेजते थे। इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी पब्लिकेशन के नेशनल इंचार्ज हुआ करते थे। संपूर्ण प्रक्रिया सुनियोजित होती थी, जिसमें किस कार्यकर्ता के यहां कब फोन आएगा, किस समय आएगा, यह भी पहले से ही तय होता था, जिससे कि चूक की संभावना लगभग न के बराबर थी। पूरे देश में इमरजेंसी के खिलाफ जनजागरण के लिए जो पर्चे, साहित्य निर्माण का काम और वो साहित्य सही जगह पहुंच जाए, इसकी जो व्यवस्था थी वो मोदी जी स्वयं संभाल रहे थे। आपातकाल विरोधी सामग्री का वितरण करना है राजस्थान भर में, और वो आएगी गुजरात से। जब मैं अहमदाबाद सामग्री लेने गया, जब जो हमारे सह प्रांत प्रचारक थे, उन्होंने कहा मोदी जी ये अपने प्रचारक हैं, इनके पास जाओ, ये आपको सामग्री देंगे। तो भूमिगत होकर पूरे देश की सामग्री का मुद्रण माननीय मोदी जी कराते थे अहमदाबाद में, और सारी मुद्रित सामग्री में राजस्थान के विभिन्न कोनों में बांटता था। जहां आंदोलन में जेल जाने वाले स्वयं सेवकों की संख्या 1.5 लाख के ऊपर पहुंच गई थी, वहीं निरंतर की जा रही छापेमारी में नरेंद्र मोदी पुलिस के हाथ नहीं आए, क्योंकि वे वेश बदलने में निपुण थे। साथ ही उनके पास बचने के कई तरीके और तकनीकें भी थीं। एक बार क्या हुआ कि वो सरदार जी के वेश में बाहर निकल रहे थे और सामने से पुलिस वाला आया। तो पुलिस वाले ने उनको पूछा कि भाई यहाँ पे नरेंद्र भाई कहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो नहीं पता है, आप अंदर जाके पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ रहते हैं। और वो पुलिस वाला अंदर गया और वो अपना स्कूटर लेकर, वो मेरा भाई थोड़ा आगे खड़ा था, तो उनको जहाँ पे जाना था वहाँ पे मेरे भाई ने उनको ले करके छोड़ दिया। आपातकाल में लाखों संघ कार्यकर्ता जेलों में बंद थे और बाहर उनका परिवार अन्य परेशानियों के साथ साथ आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। कई परिवारों की स्थिति तो बेहद दयनीय थी। युवा नरेंद्र ने उनके परिवार तक आर्थिक मदद पहुंचाने की व्यवस्था की, वो भी उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना। नाथालाल जगड़ा और नरेंद्र मोदी, ये दोनों मिलकर ये आर्थिक दृष्टि से ये जिन लोगों की बहुत तकलीफ थी, और बहुत थी सच में, रात का खाना भी कैसे हो, ऐसे भी बहुत कुछ परिवारों की चिंता थी, लेकिन डटे रहे थे कि नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम पैरोल पर नहीं आने देंगे हमारे पति या भाई या पिता को। तो ऐसे लोगों का धीरे धीरे इन लोगों ने, और कुछ अच्छे लोग हमारे जो बाहर थे, उन्होंने इकट्ठा किया, छोटा सा धन, ज़्यादा नहीं, राशि, वो उनको दिया करते थे। मैं घर पे बैठा था तो एक आदमी आया, उसने मुझे ये बोला कि आपको कोई सरदार जी मिलने आए हैं और आरएसएस के शाखा कार्यालय पे खड़े हैं। मैंने उनको बोला कि भाई मैं आप सरदार जी के भेष में और मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। तो उसने जो आरएसएस की जो शाखा में जो प्रार्थना गाते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो पूरी प्रार्थना उन्होंने मुझे गा के सुनाई। और उन्होंने फिर बोला कि मैं सिरूमल भाई के परिवार को मिलने आया हूँ, क्योंकि सिरूमल भाई जो हमारे शाखा कार्यवाहक थे वो जूनागढ़ जेल में थे। उनके साथ मैंने उनका परिचय करवाया, तो उस टाइम उन्होंने वहाँ खाना भी खाया और उनको 700 रुपया भी भरण पोषण के लिए दिया। जेल जाने वालों में आबाल से लेकर वृद्ध तक सभी शामिल थे। स्वयं सेवकों ने गिरफ्तारी से पूर्व और बाद में
पुलिस के लॉकअप में यातनाएं सही। इमरजेंसी के खिलाफ देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सुपुत्री मणिबेन पटेल ने भी भूमिका निभाई थी। उन दिनों आपातकाल था, सत्याग्रह कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसा, तो वो पूरा का पूरा आयोजन नरेंद्र भाई ने किया था मणिबेन के साथ मिलकर, और मणिबेन ने सत्याग्रह भी किया था। सरदार पुत्री का ये सत्याग्रह एक ऐतिहासिक बात थी। देश भर में इमरजेंसी के खिलाफ लोग आंदोलनरत थे, लेकिन इस दौर में गुजरात में चलाए जा रहे आंदोलन अपनी निरंतरता और व्यापकता की वजह से अधिक महत्ता प्राप्त कर रहे थे। लोकतंत्र की बहाली के लिए सरकार पर दबाव बने, इसके लिए लोगों के बीच अलग जगाने हेतु कई कार्यक्रमों को जमीन पर उतारा गया। सामुदायिक बैठकों का आयोजन, लोगों के बीच इमरजेंसी विरोधी साहित्य का वितरण आदि कार्यक्रम अपनी गोपनीयता को बरकरार रखते हुए किए गए। हम भावनगर जेल में थे, 200 से ज्यादा वहाँ लोग थे हमारे कार्यकर्ता, तो वो तो आ गए मिलने के लिए। किसी प्रकार से नरेंद्र भाई आ गए, बीच की जेल की जो ऑफिस है, 1 घंटे तक सभी से बात की और फिर निकल गए। तो किसी को पता भी नहीं चला कि ये नरेंद्र मोदी थे। हम एक दूसरे स्वयंसेवक को बोलते थे कि ये स्वयंसेवक के घर आज चंदन का प्रोग्राम है शाम को 8 बजे। तो चंदन का प्रोग्राम का मतलब हम नाश्ता के बहाने वहाँ इकट्ठे होते थे और संघ के बारे में सब चर्चा करते थे। तो वही शब्द हमको दिया था वो नरेंद्र भाई ने कि चंदन का प्रोग्राम है, आ जाओ कैसे। देश और विदेश दोनों जगहों पर आपातकालीन सरकारी जुल्मों की पोल खुलनी शुरू हुई। इंदिरा गांधी का सिंहासन डोलने लगा था। अब चारों ओर से पराजित इंदिरा गांधी ने संघ के भूमिगत नेतृत्व एवं जेलों में बंद नेतृत्व के साथ एक प्रकार की सियासी सौदेबाजी करने का विफल प्रयास भी किया। कहते हैं कि लोकतंत्र की यही खूबी है कि इसकी आबो हवा में रहा समाज व्यवस्था की खामियों को तुरंत दूर कर लेता है। लिहाजा यही हुआ। 1976 के अंत तक इंदिरा गांधी को लगा कि आपातकाल अब टिक नहीं सकता, उन्हें जनता के लोकतांत्रिक सहयोग की आवश्यकता है। जनवरी 1977 लोकसभा चुनावों की घोषणा की गई। चुनाव के समय जनसंघ को छोड़कर किसी भी दल के पास कार्यकर्ता नहीं थे। सभी के संगठनात्मक ढांचे शिथिल पड़ चुके थे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्षरत स्वयंसेवकों ने अब चुनाव संचालन का बड़ा उत्तरदायित्व भी निभाया। मार्च 1977 चुनावों में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता विजयी हुई और देश को पुनः लोकतंत्र मिल गया। संघ के स्वयंसेवक अपने राष्ट्रीय कर्तव्य की पूर्ति करके अपनी शाखा में लौट गए और पुनः देश के निर्माण से जुड़े संगठन कार्य में जुट गए। 21 मार्च 1977 यानी लगभग 21 महीनों के बाद आपातकाल हटा, लेकिन यह भारत के सीने पर एक ऐसा नासूर छोड़ गया जो रह रहकर उस भयावह काल का दर्द याद दिलाता रहता है। 28 मई 1977 आपातकाल में अत्याचार की जांच के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में दैनिक आधार पर सुनवाई के लिए एक शाह कमीशन का गठन किया गया। शाह कमीशन ने निष्कर्ष निकाला कि देश पर कोई संकट नहीं था। आपातकाल मनमाने राजनीतिक कारणों से लगाया गया और राजनेताओं की गिरफ्तारी अनुचित थी। साल 2011 आपातकाल के 34 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरजेंसी में जीने का अधिकार छीन लेने के लिए माफी मांगी। 2 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि देश में आपातकाल के दौरान इस कोर्ट से भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। आपातकाल में
देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों द्वारा महसूस किए गए अनुभवों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब 1978 में गुजराती भाषा में संघर्ष मां गुजरात नाम से कलमबद्ध किया था। इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान साधारण कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रही थी, इसको बड़े ही सरल और सटीक तरीके से दिखाया है। इसका विमोचन गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई जसभाई पटेल ने किया। उनकी दूरंदेशी सोच को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी एक और महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। यह कार्य था देश भर के आरएसएस के आपातकाल अनुभवों को संकलित करने का। उन्होंने यह काम भी पूरी सजगता से किया। 79 जनवरी था जो इमरजेंसी का बारे में एक सोर्स बुक बनाना है। तो उस समय तो आइडिया यह था कि 7 वॉल्यूम सोर्स बुक ऑन इमरजेंसी, पूरा मटेरियल जो है छंडेवाला में एक बहुत बड़ा हॉल के अंदर भरा हुआ था। मोदी ने स्वयं किया क्योंकि वो तो सॉर्ट आउट करने का काम था। उसमें जितना मटेरियल था उसके बारे में जानकारी तो उनको पूरा था। और सुबह 8 बजे हम तो बैठते थे, रात को जो है 10 बजे तक कंटिन्यूस काम करते थे। और उस समय मैंने देखा मोदी जी का जो है एक लेगन जो परसिवरेंस। राष्ट्र निर्माण का एक और यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन इमरजेंसी की आग में तपकर कुंदन बने नरेंद्र मोदी जैसे हजारों देशभक्तों को चैन कहां था। वे फिर निकल पड़े नई जिम्मेदारियां लिए, फिर निकल पड़े नई राह पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी